Hello students, a very warm welcome you all. My name is Deepak Sharma and I am the subject head of the chemistry in resonance PCCP division. Today we will study the first chapter of class 10th, that is chemical reaction and equation. तो बच्चों इस चैप्टर के बारे में आगे आपको सारा कंटेंट बताने से पहले हम इस चैप्टर को रिलेट करेंगे क्लास 9th के टॉपिक से जो आप स्टडी कर चुके हैं. इन क्लास 9th देयर वर टोटल 4 चैप्टर्स, फर्स्ट 2 बेस्ड ऑन द मैटर एंड सेकंड 2 बेस्ड ऑन द एटम्स. तो बच्चों आप रिमाइंड कीजिए कि आपने मैटर के बारे में स्टडी किया, फिर आपने मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था एटम, उससे रिलेटेड सारी थ्योरी आपने स्टडी की. तो बच्चों अब बात ये आती है कि जो आपने पुराना कॉन्सेप्ट स्टडी किया था वो किस तरह से रिलेट होगा आने वाले कॉन्सेप्ट्स के साथ में. तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन किन्हीं केमिकल की केमिकल रिएक्शन होगी जो कि डिपेंड करती है किसी मैटर पर. आप कोई भी इक्वेशन या कोई भी केमिकल रिएक्शन कहां पर ऑब्जर्व करेंगे? किसी मैटर में. तो बच्चों हमारा जो टारगेट है वो मैटर है. And you already know the definition of chemistry, in which we will study about the composition and structure of the matter. किसी मैटर का कॉम्पोजिशन आप स्टडी करते हो जिसमें आपको पता चलता है कि हर एक मैटर या तो प्योर सब्सटेंस होता है या फिर वो मिक्सचर की फॉर्म में होता है जो कि एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं. तो बच्चों अब हम बात करते हैं उस मैटर की और इस मैटर में होने वाले चेंजेस की. तो नेक्स्ट पॉइंट ये है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंजेस. तो चेंजेस क्या होंगे बच्चों? चेंजेस आप क्लास 7th में भी स्टडी कर चुके हो, क्लास 9th में भी स्टडी कर चुके हो. देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, फर्स्ट वन इज फिजिकल एंड सेकंड वन इज केमिकल. तो फिजिकल और केमिकल चेंज को रिलेट करते हुए हम इस चैप्टर को आगे स्टडी करेंगे. तो दोनों चेंजेस की बात जो मैंने आपको बताई, फर्स्ट वन इज फिजिकल एंड सेकंड वन इज केमिकल. अब हमें मतलब है केमिकल चेंज से. फिजिकल चेंज जो कि आपको पता है कि जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता, आपका जो सब्सटेंस है वो किसी पर्टिकुलर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसे आप क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज. जिसमें आप टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करोगे तो आपको वहां पर अलग अलग स्टेट ऑब्जर्व होंगी. चलिए अब बात करते हैं कि केमिकल चेंज का मीनिंग क्या होगा. तो बच्चों केमिकल चेंज का कॉन्सेप्ट होता है कि आपके पास कोई सब्सटेंस है और वो किसी केमिकल चेंज के थ्रू एक न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा. जब न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो तो आप उसे क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज बोलेंगे. इसके कई सारे कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एक बहुत कॉमन सी इक्वेशन जो आपकी फेवरेट इक्वेशन होती है, मैं वही लिखता हूं. H2 और O2 जब आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, इनमें केमिकल चेंजेस होंगे, तो यहां पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा 2H2. तो बच्चों ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये रिप्रेजेंट करती है केमिकल चेंज को. और कई सारे ऐसे केसेस है जहां पर आप केमिकल चेंजेस ऑब्जर्व करते हो. रस्टिंग ऑफ आयरन, कंबशन ऑफ फ्यूल. जो भी फ्यूल होता है, आप घर में एलपीजी लेते हैं, एलपीजी का कंबशन हो या पेट्रोल का कंबशन हो, ये सारे केसेस किसको रिप्रेजेंट करते हैं? केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं. क्योंकि कंबशन से भी एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. ये जनरली केमिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं और रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक केमिकल चेंज का एग्जांपल है. तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं केमिकल चेंज के बारे में. तो इन केमिकल चेंज पर बेस्ड होगा हमारा फर्स्ट चैप्टर, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. तो पहले हम जान लेते हैं कि जो चैप्टर है वो आपका केमिकल चेंज पर बेस्ड है. तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में कौन कौन सा कंटेंट आपको स्टडी करना है? तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन क्या होता है? नेक्स्ट पार्ट होगा केमिकल इक्वेशन. इसके बाद आप स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट पार्ट होगा आपके पास बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. नेक्स्ट यू विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. आफ्टर दैट you will study about the oxidation and effect of oxidation in daily life. चलिए
तो ये हमारा सारा इस चैप्टर में डिस्कस होने वाला कंटेंट है। इस कंटेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि क्लास 10th में भी आपको टोटल 5 चैप्टर स्टडी करने होंगे। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, कार्बन एंड कंपाउंड। तो क्लास 10th में टोटल 5 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर में कई सारी केमिकल इक्वेशन आपको फेस करनी होती है जो कि जनरली ज्यादातर बच्चों को अच्छी नहीं लगती है। तो उन केमिकल इक्वेशन को हम इजी वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम उन इक्वेशन को आसानी से लर्न कर सकें। तो बच्चों, केमिकल रिएक्शन क्या होगी, सबसे पहले हम इसे डिफाइन करते हैं, फिर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन बोला जाता है केमिकल चेंज को। तो बच्चों, मैं बात कर रहा हूं केमिकल रिएक्शन की, और केमिकल रिएक्शन को ही बोला जाएगा केमिकल चेंज। या हम ऐसा बोलें कि जो भी केमिकल चेंजेस हैं वो केमिकल चेंज क्या है, केमिकल रिएक्शन है। मींस वो प्रोसेस जिससे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, आपका जो सब्सटेंस है वो न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा, उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, केमिकल रिएक्शन बोला जाएगा। या द प्रोसेस by which chemical change takes place, that type of processes are known as chemical reaction। तो ऐसे प्रोसेस जिनके अंदर केमिकल चेंज होता हो, तो केमिकल रिएक्शन आप बोल सकते हैं प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज अकर्स। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन को। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों, केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हमें कर रही है कि केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग होता है कि केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्शन में ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें देखकर आप केमिकल रिएक्शन को या केमिकल चेंज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है, और आयरन की रस्टिंग के बाद आपको क्या ऑब्जर्व होता है कि जो आयरन मेटल थी उस पर एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, जिससे आयरन का कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। मींस एक डिफरेंट कलर की लेयर आयरन मेटल के ऊपर आपको ऑब्जर्व होती है। तो आपने देखा कि केमिकल चेंज से कलर में भी चेंज आ सकता है। आप देखेंगे कि जितने भी फ्यूल को आप बर्न करते हैं तो फ्यूल के बर्निंग से गैस बाहर निकलती है। आपको पता है जब आप कई सारी चीजों को जलाते हो तो एटमॉस्फेयर में गैसेस रिलीज होती हैं। तो ये कैसा चेंज हुआ कि इसमें गैसेस सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, गैसेस बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चों, ऐसे कई सारे केमिकल चेंज होते हैं जिनमें कलर में चेंज आ सकता है, या उन केमिकल चेंज की वजह से किसी गैस का फॉर्मेशन हो सकता है, गैस बाहर निकलती हुई आपको ऑब्जर्व हो सकती है। और भी कई ऐसी ऑब्जर्वेशन है जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके सराउंडिंग में जो चेंज हुआ है, दैट चेंज इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है द कैरेक्टरिस्टिक्स आर द प्रॉपर्टीज बाय विच यू कैन आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन, जिससे आप केमिकल रिएक्शन का पता कर सको, उसे आइडेंटिफाई कर सको। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज हैं। तो इनमें जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होगा कि गैस का बाहर की तरफ निकलना। नेक्स्ट होगा चेंज इन कलर। नेक्स्ट वन इज चेंज इन स्टेट। change in energy, and next one is formation of precipitate। now first we'll talk about the evolution of the gas। गैस इवोल्यूशन का मतलब होता है कि गैस का बाहर निकलना। तो कई सारे ऐसे केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन आप देखोगे जिनमें गैसेस प्रोडक्ट बाहर की तरफ निकलेंगे। अब इसे किसी सुटेबल एग्जांपल के साथ हम समझते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस के कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं। तो फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये सारे केसेस हम एग्जांपल्स के साथ ही स्टडी करेंगे। जैसा कि फर्स्ट केस में आपको बताऊं, ये आपके पास एक कंटेनर है
और इस कंटेनर में आपने एक एसिडिक सॉल्यूशन लिया है, जैसे कि इसमें आपने सॉल्यूशन लिया सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन लिया, आपने सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया वाटर और उस मिक्सचर को यहाँ पर रख दिया, उस सॉल्यूशन को यहाँ पर रख दिया। अब बाहर से आप यहाँ पर डालेंगे जिंक, आपने यहाँ से जिंक मेटल को पाउडर फॉर्म में इस सॉल्यूशन में ऐड किया। जैसे ही आप जिंक मेटल को इसमें डालेंगे, आप चाहें तो यहाँ पर से आप इसे पैक करके रखें और यहाँ से आप ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही आप जिंक यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ से एक गैस या फिर अंदर आपको बबल्स बनते हुए नजर आएंगे। बबल्स का फॉर्मेशन क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि यहाँ पर गैस का फॉर्मेशन हुआ है। गैस का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ? जिंक जैसे ही H2SO4 के कांटेक्ट में जाएगा, देन इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस H2। और जहां भी हम गैसेस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ब्रैकेट में हम रिप्रेजेंट करेंगे जी, इन रिप्रेजेंटेशन को आगे मैं आपको बताऊंगा कि ब्रैकेट में लिखा जाता है AQ, जो रिप्रेजेंट करता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि ये जो सब्सटेंस है ये डिसॉल्व्ड है वाटर में, ये जो सब्सटेंस है वाटर में डिसॉल्व्ड है, जिंक सल्फेट वाटर में डिसॉल्व्ड है, तो इसे एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट में जी लिखा मींस हाइड्रोजन H2 जो है वो गैसेस स्टेट में वहां पर प्रेजेंट है। अब ये गैस जो है वो इंस्टेंटली कंटेनर से बाहर की तरफ निकलेगा, तो आप यहां पर इसे रिप्रेजेंट करते हैं अपवर्ड एरो से, आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपवर्ड एरो से। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करती है इवोल्यूशन ऑफ गैस को। तो कई सारे ऐसी केमिकल रिएक्शन होंगी जिनमें गैस का इवोल्यूशन होगा, और भी मैं एग्जांपल्स आपको बता देता हूं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, आप इसे हीट करेंगे तो ये ब्रेक डाउन होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। फिर से एक और सिंबल यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है, इस तरह से अगर हम एरो पर ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो ये रिप्रेजेंट करता है हीट हीट रिक्वायरमेंट को, कि इस केमिकल रिएक्शन में आपने हीट को ऐड किया है, आपने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, तब ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आपको गैसेस स्टेट में मिलेगा, मींस ये भी कैसा एग्जांपल होगा? इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल होगा। और भी ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि FeS, हम बात करें आयरन सल्फाइड की, और इसे अगर आप रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, iron sulfide when react with sulfuric acid then it will form FeSO4 iron sulfate plus H2S। अब बच्चों यहाँ पर बनती है हाइड्रोजन सल्फाइड, और यहाँ जो हाइड्रोजन सल्फाइड बनती है ये भी गैस स्टेट में होती है, तो इसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस का एक एग्जांपल, इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। अब बच्चों जब गैस इंट्रोड्यूस हो जाती है, जब गैस इंट्रोड्यूस होती है तो एक नई प्रॉपर्टी आपके पास या नया केस आपके सामने आ जाता है। वो नया केस ये है कि इन गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि केमिकल रिएक्शन में इवॉल्व होने वाली गैस को आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्या गैस की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी जिनसे आपको पता लग सके कि वहां पर बनने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है, या वहां पर बनने वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड है, या वहां पर बनने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा कंटेंट स्टडी करना होगा कि इन गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स या गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, गैसेस के कलर के कैसे होते हैं, गैसेस की स्मेल कैसी होती है, या गैसेस कोई पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन शो करती हो जिससे आप उस गैस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो हाइड्रोजन का बहुत कॉमन सा केस जो आप पहले स्टडी कर चुके हो, कि जैसे ही इस कंटेनर से बाहर हाइड्रोजन निकलेगी और यहाँ पर अगर आप जलती हुई कैंडल लेकर आते हो, आप यहाँ पर कैंडल लेकर आओगे तो कैंडल जो है वो एक पॉप साउंड के साथ वहां पर जो फ्लेम होगी वो बुझ जाएगी, कैंडल बुझेगी, या हम बोलें कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो बर्न होना स्टार्ट होगी। और हाइड्रोजन गैस का कंबशन या हाइड्रोजन गैस की बर्निंग कैसे होती है? पॉप साउंड के साथ होती है। तो हाइड्रोजन गैस जलना स्टार्ट होगी और आपको हाइड्रोजन गैस के जलने से पॉप साउंड सुनाई देगा, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वहां पर बनने वाली गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन गैस होगी। अब बात करते हैं हाइड्रोजन गैस की और प्रॉपर्टीज की। क्या हाइड्रोजन गैस का कोई पर्टिकुलर कलर होता है? तो बच्चों हाइड्रोजन गैस कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है। हाइड्रोजन की कोई पर्टिकुलर स्मेल नहीं होती, कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होता है। हाइड्रोजन को आप जनरली आइडेंटिफाई करते हो इसके बर्निंग से, इसके पॉप साउंड से। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, जिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। किसी प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है तो आप उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं?
मैं इसे यहां पर मेंशन भी कर सकता हूं अबाउट CO2। फर्स्ट पॉइंट ये है कि CO2 भी कलरलेस होगी एंड ऑर्डरलेस होगी। मीन्स CO2 का भी कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होगा और कार्बन डाइऑक्साइड की भी आपको कोई ऑर्डर या कोई स्मेल आपको ऑब्जर्व नहीं होगी। अब बात करते हैं कि CO2 और हाइड्रोजन में डिफरेंस क्या है। ये प्रॉपर्टी तो दोनों में कॉमन है, तो ऐसी कौन सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है जिससे आप कार्बन डाइऑक्साइड को पता कर सकते हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती है। मींस आग बुझाने की में हेल्प करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस प्रॉपर्टी से आप CO2 को डिटेक्ट कर सकते हो। CO2 की और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड जो है इवॉल्व विद ब्रिस्क एफरवेसेंस इन सॉल्यूशन। देखो किसी सॉल्यूशन से अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकलती है बबल्स के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ निकलती है। ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब है कि एक साउंड के साथ स्पीड से बबल का फॉर्मेशन होना। जैसा आप इनो को आप वाटर में डालते हो तो आप ऑब्जर्व करते हो कि वहां पर एक साउंड भी आपको सुनाई देता है और बहुत स्पीड से वहां पर बबल्स फॉर्मेशन होते हैं, बहुत स्पीड से गैस का इवोल्यूशन वहां पर होता है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जहां से भी इवॉल्व होगी वहां पर आपको ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑब्जर्व होंगी। ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब होगा कि साउंड के साथ स्पीड से वहां पर बबल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या और भी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिससे आप CO2 को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो एक कॉमन केस है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इट कैन टर्म्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर जो कि कलरलेस सॉल्यूशन होता है और अगर आप उसमें CO2 पास करेंगे तो लाइम वाटर का जो कलर है, लाइम वाटर सॉल्यूशन जो होता है उसका कलर आपको कैसा ऑब्जर्व होगा, मिल्की कलर, दूधिया कलर वहां पर आपको ऑब्जर्व होगा। तो बच्चों ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसमें दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि CO2 को अगर आप लिमिटेड अमाउंट में पास करोगे तो वहां पर आपको मिल्की कलर अपीयर होगा, लेकिन जब आप एक्सेस में पास करोगे तो बच्चों मिल्की कलर डिसअपीयर हो जाता है। CO2 का स्पेशल केस ये है कि लाइम वाटर से पास करने पर ये उसे मिल्की करती है और एक्सेस में पास करने पर ये उस मिल्की कलर को डिसअपीयर भी कर देता है। तो बच्चों इस केस को हम थोड़ा डिटेल में इसकी इक्वेशन के साथ स्टडी करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं CO2 की। CO2 कैन टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो लाइम वाटर का जो फॉर्मूला होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मींस लाइम का जो सॉल्यूशन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड को आप वाटर में डिसोल्व करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होगा, ये होगा लाइम वाटर। अब लाइम वाटर से हम पास करेंगे CO2। CO2 यहां पर आप लिमिट में मींस कम अमाउंट में आप यहां पर CO2 को ऐड करेंगे, बहुत कम अमाउंट में। थोड़ी बहुत CO2 जब आप यहां पर डालोगे तो यहां पर फॉर्मेशन होगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O का। यहाँ पर फॉर्मेशन होगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O का। और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जिसे बोला जाता है लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से जो कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, तो इनसॉल्युबल व्हाइट कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, जिससे वहां पर जो सॉल्यूशन है उसका कलर आपको कैसा ऑब्जर्व होता है, मिल्की कलर ऑब्जर्व होता है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर ये CO2 लिमिट में लेने की बजाय अगर आप CO2 को एक्सेस में ले लेंगे, अगर CO2 एक्सेस में ले ली जाएगी तो क्या ये रिएक्शन नहीं होगी, या फिर ये रिएक्शन होगी तो मिल्की कलर डिसअपीयर क्यों हो जाएगा। जैसा कि मैंने बोला कि मिल्की कलर अपीयर होगा क्योंकि इंसोल्यूबल व्हाइट प्रोडक्ट बनेगा, तो इसकी वजह से मिल्की अपीयरेंस आपको यहां पर ऑब्जर्व होगा। अब मैं बात करता हूं कि CO2 को एक्सेस में पास करने पर क्या होगा। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा कि जब CO2 एक्सेस में पास होगी तो रिएक्शन में ये प्रोडक्ट तो बनेंगे, लेकिन जब CO2 बहुत ज्यादा वहां पर अवेलेबल होंगी तो ये बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं, मींस जो आपके कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर जो वहां पर होगा, ये भी एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हो जाएगा और आपको वहां पर एक नया प्रोडक्ट मिलेगा कैल्शियम बाई कार्बोनेट। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है ये सॉल्यूबल सब्सटेंस होता है।
कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल होता है, ये उसमें डिसॉल्व हो जाएगा और इसके डिसॉल्व हो जाने से वहां पर जो व्हाइट प्रोडक्ट की वजह से मिल्की कलर आया था, ये मिल्की कलर डिसअपियर हो जाएगा। तो यहां पर मिल्की कलर विल डिसअपियर। तो बच्चों ये CO2 का एक कॉमन केस है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शंस क्या होंगी, या ऐसी कौन सी गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की करती है बट एक्सेस में पास करने पर मिल्की कलर को गायब भी कर देती है। तो बच्चों यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है लिमिट में, बट अगर आप एक्सेस में CO2 को पास करोगे तो ये बनने वाले प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेगी जो कि सॉल्युबल प्रोडक्ट होगा, तो मिल्की कलर डिसअपियर हो जाएगा। क्या ये प्रॉपर्टी और भी गैसेस शो कर सकती हैं? नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है, क्या और भी ऐसी गैसेस हैं जो CO2 की तरह लाइम वाटर को मिल्की करने की टेंडेंसी रखती है? तो हाँ बच्चों, और भी ऐसी गैसेस हैं, जैसे कि बात की जाए सल्फर डाइऑक्साइड की, SO2 की। SO2 में भी टेंडेंसी होती है कि SO2 भी लाइम वाटर को मिल्की कर सकती है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड भी, ये प्रॉपर्टी जो है कार्बन डाइऑक्साइड में भी होगी और सेम प्रॉपर्टी सल्फर डाइऑक्साइड की भी होती है, SO2 की भी। SO2 भी लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, कैल्शियम सल्फाइड के फॉर्मेशन होता है और एक्सेस में पास करेंगे तो ये लाइम वाटर के मिल्की कलर को डिसअपियर भी कर देगा। चलिए, ये तो था एक कॉमन केस कि SO2 में भी ऐसा होता है। बट अब दूसरा डाउट ये है कि फिर मैं CO2 और SO2 को कैसे सेपरेट करूंगा, कैसे जज करूंगा कि यहाँ पर जिसने मिल्की अपीयरेंस दिया वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी तो हो सकता है कि वो सल्फर डाइऑक्साइड हो। तो बच्चों डिफरेंस ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है, फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती है और ऑर्डरलेस होती है, जबकि जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसकी सफोकेटिंग स्मेल होती है, सफोकेशन होगा अगर वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा। तो SO2 जो है वो सफोकेटिंग स्मेल रखती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड से, जैसे कि हम बात करें एल्कलाइन कैमेनोफोर के कलर को डिकलराइज करने की एबिलिटी रखती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड उसके कलर को डिसअपियर नहीं कर सकता क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसे आप बाद में स्टडी करेंगे। कई सारे ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बट बच्चों अभी आपको दिक्कत ये होगी कि अभी ना तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन टर्म बताई है, ना मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। लेकिन जब आप वो कंटेंट पढ़ लेंगे तो एक बार फिर आप SO2 और CO2 का डिफरेंस प्रॉपर्ली स्टडी कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि और भी ऑक्सीडेशन के बेसिस पर भी आप SO2 और CO2 को डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो ये था CO2 और SO2 का एक केस। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो गैस है यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। H2S की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो H2S के लिए आप ध्यान रखिएगा, H2S गैस जो होती है इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है दैट इट हैज rotten egg like smell। मीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड की जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, रोटन एग जैसी स्मेल होती है, बिल्कुल सड़े हुए अंडों जैसी स्मेल हाइड्रोजन सल्फाइड से आती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो H2S है कलरलेस होती है बट इसकी रोटन एग लाइक स्मेल होती है। इसके अलावा एक और कॉमन गैस है जिसे भी आप याद कीजिएगा, NO2 गैस जो होती है, ये NO2 गैस ब्राउन कलर की गैस होती है। मीन्स जहां पर भी NO2 इवॉल्व होगी आपको वहां पर ब्राउन फ्यूम्स देखने को मिलेंगी। तो कई सारी ऐसी गैसेस है जिनकी प्रॉपर्टीज हैं या जिनके कुछ पर्टिकुलर कलर होते हैं, आप उन्हें याद करें, उनकी प्रॉपर्टीज को आप लर्न करने की कोशिश करें। तो ये था हमारा पूरा कंटेंट इवोल्यूशन ऑफ गैस पर बेस्ड। तो आपके सामने एग्जाम में जो चैलेंज होगा वो ये होगा कि आपको इवोल्यूशन ऑफ गैस के सारे एग्जांपल्स, सारी केमिकल इक्वेशन को लर्न करना होगा और उनमें बनने वाली गैसेस की प्रॉपर्टीज भी आपको पता होनी जरूरी है। तभी आप इवोल्यूशन ऑफ गैस के प्रैक्टिकल बेस्ड इक्वेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं चेंज इन कलर की, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन कलर। तो फिर से मैं आपके साथ ऐसे एग्जांपल्स शेयर करूंगा जिनमें आपको कलर में चेंज ऑब्जर्व होगा।
कई सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें आपके जो पार्टिसिपेंट सब्सटेंस होते हैं उनका कलर अलग होता है, और जो वहां पर रिजल्टेंट मींस एज अ प्रोडक्ट जो सब्सटेंस मिलते हैं उनका कलर डिफरेंट होता है। तो आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेंट होते हैं, ये वैसे मैं आपको केमिकल इक्वेशन के साथ फिर से बताऊंगा, बट मैं कई सारे इक्वेशंस यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो पार्टिसिपेंट होते हैं, विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, दैट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर नोन एज रिएक्टेंट। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें बोला जाएगा रिएक्टेंट। एंड द सब्सटेंस विच फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन, formed in chemical reaction, that type of substances are known as product। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट ने को आपने डिकम्पोज किया, आपको कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिला, तो यहाँ पर ये दोनों सब्सटेंस होंगे प्रोडक्ट, और कैल्शियम कार्बोनेट इसने पार्टिसिपेट, ये पार्टिसिपेंट है तो इससे बोला जाएगा रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ये कॉमन सी टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, या आई होप आप लोगों को ये पहले से पता भी होगा। चलिए अब बात करते हैं चेंज इन कलर की, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन की, कि केमिकल रिएक्शंस में कलर में चेंज ऑब्जर्व तो होते हैं, बट कौन कौन सी ऐसी कॉमन केमिकल इक्वेशन है जहां पर आप कलर में चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है जैसे कि C12H22O11, दिस इज नॉन एज सुगर। मैंने सुगर का फॉर्मूला लिखा जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, और जब इस सुगर को हीट किया जाता है, आपको पता है कि व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, या ये व्हाइट क्रिस्टल जो आपको अपीयर होते हैं सुगर के C12H22O11, जब आप इसे गर्म करते हैं, जब आप इसे हीट करते हैं, तो ये ब्लैक कलर के कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर ये जो कार्बन आपको मिलता है, कार्बन, और कार्बन का कलर कैसा होता है, ब्लैक। तो शुगर तो आप सब लोगों ने देखी हुई है, लेकिन उस शुगर को अगर हाई टेम्परेचर पर आप गर्म करोगे तो उस शुगर का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो ये चेंज इन कलर का एक एग्जाम्पल हुआ। और भी चेंज इन कलर के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि कॉपर मेटल्स आप सभी जानते हैं, कॉपर शाइनी ब्राउन मेटल होती है, जब इसे फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया जाता है, ऐसे बर्न किया जाता है, तो एक कॉपर ऑक्साइड बनाता है जिसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। तो ब्राउन से ब्लैक में कन्वर्ट हुआ। एक कॉमन एग्जांपल Pb3O4 का मैं लेता हूं, इसे बोला जाता है रेड लेड। कलर होता है रेड। Pb3O4 जो कि सिंदूर बनाने में काम में आता है, सिंदूर बनाने के लिए जिस सब्सटेंस को काम में लेते हैं वो होता है रेड लेड, Pb3O4। और Pb3O4 को अगर आप फर्दर हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा PbO प्लस 3PbO, या आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिएगा, प्लस O2। तो यहां पर Pb जो आपको मिलता है ये होता है लेड मोनोऑक्साइड। दिस इज लेड मोनोऑक्साइड, और इसका कलर होगा येलो। तो कई जगह पर लेड मोनोऑक्साइड हम ऑक्सीजन एक ही बार लिखते हैं, पूरा एक साथ भी आप लिख सकते हो, या लेड मोनोऑक्साइड भी लिख सकते हो। मोनो केवल यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि लेड ऑक्साइड में जो लेड के डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड होते हैं उनमें हम कौन से ऑक्साइड की बात करें जिसमें सिंगल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो आप कई सारे केमिकल फॉर्मूलाज के जो केमिकल नेम होते हैं उनमें स्टडी करते हो, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों कार्बन की ऑक्साइड है, बट यहाँ पर कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन एसोसिएटेड है और यहाँ पर डबल ऑक्सीजन है, तो दोनों के नेमिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने उसे बोला कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसे हम बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस इक्वेशन को बैलेंस कर दिया जाए तो यहाँ पर 6 लेड होंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6 PbO। अब यहाँ पर जो 8 ऑक्सीजन है तो उसे बैलेंस करने के लिए 6 + 2 8 ऑक्सीजन आपके पास हो चुके हैं। बैलेंसिंग आपको मैं आगे डिटेल में भी बताऊंगा और कई सारे एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा जो कि केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग पर बेस्ड होंगे। तो ये था चेंज इन कलर के एग्जांपल्स, और भी कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि हम बात करें लेड नाइट्रेट, PbNO3 हॉल्ट वाइज कलरलेस सॉल्ट होता है, या कई जगह पर लिखा होता है कि व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट होता है जिसे फर्दर हीट किया जाता है,
इसे फर्दर हीट करोगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे 2 PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। यहाँ पर लेड मोनोऑक्साइड का कलर होता है येलो और NO2 का कलर होता है ब्राउन। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर बैलेंस्ड है। तो ये जो इक्वेशन है मींस यहाँ पर ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड था। बच्चों देखिए, लेड नाइट्रेट जिसका कलर कई जगह पर लिखा होता है व्हाइट या कई जगह पर लिखा होता है कलरलेस, तो ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट जो था लेड नाइट्रेट, जिससे आपने हीट किया तो ये कन्वर्ट हो जाता है लेड मोनोऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। अब इसे कलर चेंज का एग्जांपल इसलिए बोला कि इसका कलर व्हाइट था और यहाँ पर कलर आपको मिलता है येलो, साथ में ब्राउन कलर की एक गैस भी यहाँ से इवॉल्व होती है। तो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल भी हो गया और ये एग्जांपल यहाँ पर कलर चेंज का एग्जांपल भी इसे आप बोल सकते हैं। इसे आप लर्न कीजिएगा, ये कॉमन इक्वेशन है, एनसीईआरटी में भी इस पर क्वेश्चन है और कई एग्जाम्स में भी इस पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए, तो ये था चेंज इन कलर। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंज इन स्टेट की। स्टेट में चेंज के कौन कौन से केसेस हैं। नेक्स्ट वन इज चेंज इन स्टेट। तो अब हम उन केमिकल इक्वेशंस की बात करेंगे जिनमें स्टेट चेंज होगी, रिएक्टेंट सब्सटेंस की स्टेट अलग होगी और जो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे उनकी स्टेट डिफरेंट होगी। तो फर्स्ट एग्जांपल, अब मैं उन्हीं एग्जांपल्स को डिस्कस करूंगा जो पहले आपके साथ डील कर चुका हूं। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड होता है, इसे आप हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड की स्टेट यहाँ पर कैसी है, गैसेस स्टेट। रिएक्टेंट में आपके पास कोई गैसेस सब्सटेंस था नहीं, जबकि प्रोडक्ट में आपको क्या मिली है, गैसेस सब्सटेंस मिल चुका है। मींस केमिकल रिएक्शन से स्टेट भी चेंज हो सकती है। दूसरा कॉमन एग्जांपल H2 हाइड्रोजन जो कि गैसेस स्टेट में होता है, ऑक्सीजन ये भी गैसेस स्टेट में होता है और आप इनकी रिएक्शन से बना सकते हैं H2O जो कि किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। तो ये स्टेट कन्वर्जन के एग्जांपल्स हैं। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि इसी एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट की स्टेट थी सॉलिड, जबकि जो प्रोडक्ट आपको मिले हैं इनमें सॉलिड के साथ साथ आपको दो गैसियस प्रोडक्ट भी मिले हैं। ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में और यहाँ पर NO2 भी किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। तो आप इन सारे केसेस को किस में इंक्लूड कर सकते हो, चेंज इन स्टेट के एग्जांपल्स में। तो चेंज इन स्टेट के कई सारे एग्जांपल्स पॉसिबल हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की, जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और नेक्स्ट होगा चेंज इन एनर्जी। तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी सी टिपिकल है, क्योंकि एक कैरेक्टरिस्टिक में आपको पता नहीं होता है कि प्रेसिपिटेट क्या होते हैं और किन किन सब्सटेंस को प्रेसिपिटेट बोला जा सकता है। और दूसरी दिक्कत ये होती है कि चेंज इन एनर्जी में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि केमिकल प्रोसेस में एनर्जी का चेंज हुआ है और चेंज किस तरह से हुआ है, मींस उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड थी या उसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो इन केसेस को हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज चेंज इन एनर्जी। तो चेंज इन एनर्जी क्या होगा और चेंज इन एनर्जी के कौन कौन से एग्जांपल्स है उसकी हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन एनर्जी। एनर्जीज तो आपको पता है कि जिस तरह से फिजिक्स में आप पढ़ते हैं हीट एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी आप पढ़ते हैं। बट यहाँ पर जनरली जिसका हम डिस्कशन करेंगे वो होगी हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी। कई सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस होंगी जिनमें हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या उन केमिकल रिएक्शन से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो दो केस यहाँ पर हो सकते हैं कि दैट द heat energy is required in that process or heat may be evolved in that process। हीट रिक्वायर्ड भी हो सकती है और हीट रिलीज भी हो सकती है किसी पर्टिकुलर अलग अलग प्रोसेस में। तो हम उसी की बात करते हैं कि किसी केमिकल चेंज में या किसी केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब्ड होती है और हो सकता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज हो। बेटा ऐसा कब हो सकता है, हीट कब एब्जॉर्ब हो सकती है और हीट कब रिलीज हो सकती है। सपोज कीजिए कि ए सब्सटेंस था, इसे आपको कन्वर्ट करना है बी में, बट यहां पर जो बी की एनर्जी है वो ए की एनर्जी से ज्यादा है। या मैं ऐसा बोलूं कि बी के बनने पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड है या जो एनर्जी यहां पर इस ओवरऑल प्रोसेस में, अगर मैं बोलूं कि बी की एनर्जी ए से ज्यादा है, तो आपको ए को ज्यादा एनर्जी में ले जाने के लिए उस प्रोसेस में एनर्जी डालनी पड़ेगी।
उस प्रोसेस में एनर्जी डालनी पड़ेगी। एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी लगेगी मींस इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। कई बार ऐसा होता है कि आपने सी को कन्वर्ट किया डी में, और हो सकता है कि डी की एनर्जी सी से कम हो सकता है कि डी की एनर्जी सी से कम हो। तो उस केस में जब सी डी में कन्वर्ट होगा तो उसे कुछ एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। हो सकता है वो एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज हो, या लाइट की फॉर्म में रिलीज हो, या फिर साउंड की फॉर्म में रिलीज हो। लेकिन अगर ये अपने से कम एनर्जी वाले प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो इसे एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, और यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ये एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है एनर्जी एब्जॉर्ब होने का कॉन्सेप्ट या एनर्जी रिलीज होने का कॉन्सेप्ट। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस विच कैन बी डिफाइंड। फर्स्ट वन इज इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब एंड सेकेंड वन इज इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। तो जिन प्रोसेस के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी मींस जिस प्रोसेस में एनर्जी एंटर करती है, that process is known as endothermic process, or that type of chemical reactions are known as endothermic reactions। तो एनर्जी चेंज के बेसिस पर दो तरह की रिएक्शन की हम बात करेंगे। फर्स्ट होगी एंडोथर्मिक, और हो सकता है कि केमिकल चेंज में एनर्जी रिलीज हो, केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो। तो एनर्जी रिलीज होगी मींस एनर्जी बाहर जाएगी, और बाहर जाने का रास्ता मतलब एग्जिट। एनर्जी किस तरफ जा रही है? एग्जिट हो रही है। तो आप उसे बोल सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मींस एग्जिट से एक्सोथर्मिक बनेगा और एंटर से बनेगा एंडोथर्मिक। तो केमिकल रिएक्शन में भी एंडोथर्मिक और ये हो सकती है एक्सोथर्मिक। अब बात करते हैं एग्जांपल की। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपको उन्हीं एग्जांपल को लर्न करना होगा जो आपको क्लास में बताए जा रहे हैं, और जो आपके कंटेंट में गिवन है वही एग्जांपल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वही केमिकल रिएक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हम देखते हैं कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे। बड़ा ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, या कई सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो एंडोथर्मिक होती है, और इसमें घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको किसी चीज को ब्रेक करना है। आप रिएक्टेंट को ब्रेक करना चाहते हो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, तो ब्रेक करने के लिए आपको वहां पर एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम बात करें जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, इसे ब्रेक करने के लिए आपने हीट सप्लाई की थी और ये कन्वर्ट हुआ था CaO प्लस CO2 में। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है कैसी रिएक्शन होगी? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होगी। आगे बात करते हैं। आपने H2O को डिकम्पोज किया, वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन यहाँ पर आप करेंगे तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे H2 प्लस O2। यहाँ पर आपको इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे वाटर का तो आपको दो गैसेस मिलेंगी, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो एक ये एग्जाम्पल हो सकता है, और भी ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो एंडोथर्मिक रिएक्शन पर बेस्ड होंगे, जो आपको याद होने चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं N2 प्लस O2 प्लस 43200 कैलोरी गिव्स 2NO। हम बात कर रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के फॉर्मेशन की। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से आपको मिलता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और इस प्रोसेस में मैंने एनर्जी अमाउंट भी आपको मेंशन कर दिया। इस प्रोसेस में मैं आपको और भी कई सारी चीजें बताने जा रहा हूं, इसलिए मैंने यहाँ पर अमाउंट भी साथ में मेंशन किया है कि जो एनर्जी होती है उसे किस तरफ रिप्रेजेंट किया जाए। कई बार ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जैसे कि मैंने बताया कि ए को बी में कन्वर्ट होना है, प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, तो यहाँ पर माइनस साइन के साथ एनर्जी का कुछ अमाउंट मेंशनड होगा, और सी को डी में कन्वर्ट होना तो यहाँ प्लस साइन के साथ एनर्जी का कुछ अमाउंट मेंशनड होगा। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये भी आपकी हेल्प कर सकता है कि ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होंगे या एक्सोथर्मिक होंगे। आप इस रिप्रेजेंटेशन से भी पता कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कुछ तरह से भी दिया है। तो आप समझिए कि जब ए बी में कन्वर्ट होगा और माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये अमाउंट किस तरफ ऐड हो रहा है, ये अमाउंट किस तरफ ऐड हो रहा है, इस तरफ माइनस है, तो इसका पॉजिटिव साइन आपको किस तरफ मिलेगा? इस तरफ। मींस ये जो एनर्जी का अमाउंट है ये किस में ऐड हुआ? रिएक्टेंट में ए में। और यहां पर ये एनर्जी का अमाउंट किसके साथ ऐड हो रहा है? प्रोडक्ट के साथ। मींस यहां पर एनर्जी आपको कैसे मिल रही है? एज अ प्रोडक्ट, और यहां पर एनर्जी रिएक्टेंट के साथ पार्टिसिपेट कर रही है। तो ऊपर वाला केस जो है अगर ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा एंडोथर्मिक को, और ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सोथर्मिक को। तो आपके सामने अगर एग्जाम में इस फॉर्मेट में केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है तो उसे देखकर आप आसानी से जज कर सकते हैं कि वो एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी।
बट ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर इक्वेशन लिखी हो और उसमें किसी भी तरह से एनर्जी की अमाउंट मेंशन ना हो, तब भी आपको उन इक्वेशंस को याद करना है जो एक्सो या एंडो होंगी। तो अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में फर्स्ट एग्जांपल होगा जैसे मैग्नीशियम का कंबशन, मैग्नीशियम की बर्निंग। आप मैग्नीशियम को जलाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा और ये कन्वर्ट होगा 2 MgO में। मैग्नीशियम का जो केस है वो थोड़ा स्पेशल है, इस पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मैग्नीशियम की बर्निंग की मैं बात करूं तो Mg+O2 इट विल गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको पता होगा कि मैग्नीशियम जब बर्न होता है तो हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो ये फुलझड़ी की तरह बर्न होता है, मींस इससे आपको डेजलिंग व्हाइट फ्लेम देखने को मिलती है। डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ मैग्नीशियम बर्न होता है, मींस यहाँ पर जो मैग्नीशियम की बर्निंग होगी ये प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। यहाँ पर आपको हीट एंड लाइट एनर्जी मिलती है, इसलिए इस प्रोसेस को हम कैसा कंसिडर करेंगे, एक्सोथर्मिक। दूसरा स्पेशल केस ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन होता है व्हाई डू वी नीड टू रब मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग, कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले आप उसे थोड़ा रब करते हो। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले रब किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो हाई रिएक्टिव मेटल्स में आती हैं। मान लीजिए मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिएक्टिव मेटल है, तो ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से या एयर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम पर एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, मैग्नीशियम नाइट्राइड की। MgO भी हो सकता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड भी हो सकता है। तो मैग्नीशियम पर एक लेयर यहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है, इसलिए मैग्नीशियम की बर्निंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। इसलिए मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले से क्लीन किया जाता है, रब किया जाता है, ताकि हम इस लेयर को हटा सकें। फिर इसके बाद मैग्नीशियम की प्रॉपर बर्निंग आसानी से हो जाती है। ये एक एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक का, कंबशन ऑफ फ्यूल। जितनी भी बच्चों कंबशन रिएक्शन है वो सारी कंबशन रिएक्शन किस में होंगी, आप ये ध्यान रखिएगा, जितनी भी कंबशन रिएक्शन है वो सारी कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक का ही एग्जांपल होती है। जैसे कि आप घर में एलपीजी लेते हैं जिसका मेन कंस्टिट्यूएंट है ब्यूटेन C4H10, और C4H10 का जब कंबशन होगा तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बर्न होगा और आपको यहाँ पर CO2 वाटर और आपको मिलेगा एनर्जी। तो ये कंबशन और ये केस कैसा हुआ, एक्सोथर्मिक। और भी एक्सोथर्मिक केसेस जैसे रेस्पिरेशन की बात करें, आप अपनी बॉडी में लेते हैं C6H12O6 ग्लूकोज। ग्लूकोज आपकी बॉडी में जाता है और ये ग्लूकोज जब आपकी बॉडी में बर्न होता है तो आपको मिलता है CO2 वाटर और आपकी बॉडी को मिलती है एनर्जी। तो ये प्रोसेस भी कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो ये रेस्पिरेशन की बात करें या आप ग्लूकोज के डाइजेशन की बात करें तो ये सारे केस कैसे होंगे, एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट करते हैं। एक और एक्सोथर्मिक का एग्जांपल जो होगा वो होगा N2+3H2 gives 2NH3। इस प्रोसेस में भी मैं आपको अमाउंट बता देता हूँ, 22400 कैलोरी, मींस इतना अमाउंट इस प्रोसेस में रिलीज होता है। मींस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अगर आप अमोनिया बनाओगे तो उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। तो बच्चों आप इन्हें लर्न कीजिएगा, ये एक्सोथर्मिक के एग्जांपल्स हैं और ये एंडोथर्मिक के एग्जांपल्स हैं। तो हम टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है और केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कैसे होगा और वो आपको किस तरह से ऑब्जर्व होगा। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो पहले प्रेसिपिटेट का मीनिंग क्या होगा, जैसे कि कई ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें रिएक्टेंट साइड में आपके पास कोई सॉलिड सब्सटेंस नहीं होता। मींस रिएक्टेंट में आपने कोई सॉलिड नहीं लिया, लेकिन केमिकल रिएक्शन के बाद आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जो कि किस स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में हो। आपको रिएक्शन में प्रोडक्ट में कोई सॉलिड मिल जाए तो वो सॉलिड अगर उस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ पर सेटल हो जाएगा, बॉटम पर सेटल हो जाएगा। और ऐसे सब्सटेंस को ही क्या नाम दिया जाता है, प्रेसिपिटेट। एंड सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज प्रेसिपिटेशन
रिएक्शंस। ये सारी डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम केवल एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कंटेनर लिया जिसमें वाटर भरा हुआ था, वाटर फिल्ड आपने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में बाहर से आप डिसॉल्व करते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। AgNO3 की प्रॉपर्टी होती है कि आप इसे वाटर में डालेंगे तो ये वाटर में अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। तो जब आप AgNO3 को यहाँ पर डाल देंगे तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा ये होगा AgNO3 का सॉल्यूशन। अब AgNO3 वाटर में डिसॉल्व है तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्वस। सिमिलरली दूसरा कंटेनर है, दूसरे कंटेनर में भी वाटर यहाँ पर फिल्ड है और आपने बाहर से ऐड किया NaCl सोडियम क्लोराइड। NaCl की भी प्रॉपर्टी की सोडियम क्लोराइड भी वाटर में आसानी से घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो ये आपके पास होगा NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। अब मैं बात करता हूं कि मैं इन दोनों सॉल्यूशन को इस कंटेनर में मिक्स कर दूं, मींस इस सॉल्यूशन को भी आपने इसमें डाल दिया और इसको भी आपने इसमें डाल दिया। तो जैसे ही AgNO3 का सॉल्यूशन और NaCl का सॉल्यूशन आपस में कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होगी, यहाँ पर एक केमिकल चेंज होगा और उसमें कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जिन्हें आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो। तो जैसे ही दोनों कांटेक्ट में आएंगे केमिकल रिएक्शन होगी और यहाँ पर सॉल्यूशन भी बनेगा और आपको ऑब्जर्व होगा कि एक सॉलिड सब्सटेंस यहाँ पर बॉटम पर सेटल हो जाएगा। तो ये जो सॉलिड होगा ये होगा इनसॉल्युबल सब्सटेंस, तभी ये कहां पर सेटल हो जाएगा, बॉटम पर सेटल हो जाएगा। और ऐसे इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस को ही क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेट। यही क्या होगा बच्चों, प्रेसिपिटेट, जिसे शॉर्ट में हम लिख देते हैं PPT। तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होगा, कि बिफोर द केमिकल रिएक्शन आपके पास सब डिसॉल्व्ड स्टेट में था, कोई सॉलिड स्टेट में नहीं था, लेकिन केमिकल रिएक्शन के बाद आपके पास एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस बना जो कि बॉटम पर सेटल हो जाता है और उसे ही क्या नाम दिया जाता है, प्रेसिपिटेट। अब बात करते हैं कि प्रेसिपिटेट कौन बना और ऐसा क्यों हुआ। देखो बच्चों, जब दोनों ही कांटेक्ट में आए तो सोडियम नाइट्रेट के साथ कंबाइन होकर NaNO3 बनाता है और सोडियम नाइट्रेट जो होता है ये सॉल्युबल होता है। तो ये जो एक्वस सॉल्यूशन है ये किसका सॉल्यूशन है, सोडियम नाइट्रेट का। जबकि Ag और Cl कंबाइन होकर बनाते हैं सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। तो जो प्रेसिपिटेट यहाँ पर आपको मिला है वो है AgCl सिल्वर क्लोराइड सॉलिड और इसका कलर होता है व्हाइट। तो यहां पर व्हाइट सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट आपको मिला है। तो इस कंप्लीट इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख देता हूं, AgNO3 इन एक्वस प्लस NaCl aqueous, it will react to give AgCl इन सॉलिड। अब बच्चों प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको आगे बताया जाएगा कि इनके साथ में एक डाउनवर्ड एरो रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो ये बताता है कि ये सब्सटेंस बॉटम पर सेटल हो चुका है। साथ में यहां पर आपको मिलेगा सोडियम नाइट्रेट इन एक्वस। AgCl जिसे बोला जाता है सिल्वर क्लोराइड और ये होगा व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो बच्चों इसे चेंज इन कलर भी बोल सकते हो और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जा सकता है। तो अब आप डिफाइन कर सकते हो प्रेसिपिटेट किसे बोला जाएगा, एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस व्हिच इज formed by the chemical reaction that insoluble product are known as precipitate and such type of chemical reactions are known as प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन से बनते हैं और उस केमिकल रिएक्शन में बिफोर द केमिकल रिएक्शन आपके पास कोई सॉलिड सब्सटेंस नहीं था। तो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ऐसे इनसॉल्युबल सब्सटेंस को आप क्या बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेट बोल सकते हैं और ऐसी रिएक्शंस को क्या बोला जा सकता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक और कॉमन एग्जांपल है जो मैं आपको बताता हूं, बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन आपने लिया, इसी तरह से बेरियम क्लोराइड को आपने वाटर में डिसॉल्व किया और दूसरा सब्सटेंस आपने लिया सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी वाटर में डिसॉल्व होगा। दोनों रिएक्ट करेंगे तो बेरियम सल्फेट से कंबाइन होगा, आपको BaSO4 मिलेगा और क्लोरीन और हाइड्रोजन मिलकर यहाँ पर बना लेंगे HCl। HCl डिसॉल्व है तो एक्वस फॉर्म में मिलेगा, जबकि बेरियम सल्फेट सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस की फॉर्म में आप में मिलेगा, जिसे आप क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। इसका नाम होगा बेरियम सल्फेट और इसका कलर होगा व्हाइट।
तो ऐसी कई सारी केमिकल रिएक्शन है और उनमें प्रेसिपिटेट बनते हैं, तो हमें उन प्रेसिपिटेट के कलर को और उन केमिकल रिएक्शंस को याद करना होगा। आपको याद करना होगा कि कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस वहां पर इनसॉल्युबल है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने स्टडी किया सारी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक को। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उन्हें किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से लिखा जा सकता है, उनकी क्या लिमिटेशन हो सकती है या उन्हें किस तरह से हमने इम्प्रूव किया। और फाइनली जो आपका अवेटेड टॉपिक होगा हम उसे डिस्कस करेंगे, वो होगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।